नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 16 से 18 जुलाई तक मनाएगी 95वां स्थापना दिवस। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला 95वें स्थापना और प्रौद्योगिकी दिवस का करेंगे उद्घाटन। कृषि में नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिए 40 चयनित प्रौद्योगिकियों को भी किया जाएगा जारी। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने शुक्रवार को तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में मैंग्रोव वृक्षारोपण कार्यक्रम का किया आयोजन। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने वृक्षारोपण अभियान में लिया हिस्सा। कहा, तमिलनाडु देश में 1076 किलोमीटर की दूसरी सबसे लंबी तट रेखा से संपन्न। लोगों को तटीय क्षेत्रों के स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाने के लिए वृक्षारोपण अभियान में करनी चाहिए भागीदारी। भारत का सकल निर्यात अनुमानित 60 अरब 9 करोड़ डॉलर के पार। अप्रैल से जून 2023 की तिमाही के दौरान कृषि क्षेत्र के निर्यात में रही भारी बढ़ोतरी। मसालों के निर्यात में 18%, फल और सब्जियों के निर्यात में 14% और तिलहन के निर्यात में 25% की वृद्धि हुई दर्ज। भारत की G20 की अध्यक्षता में तीसरी शेरपा बैठक कर्नाटक के हम्पी में जारी। बैठक में हरित विकास, जलवायु वित्त, पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली, सतत विकास के लक्ष्यों को पाने में हुई प्रगति, प्रौद्योगिकी परिवर्तन तथा डिजिटीकरण के बुनियादी ढांचे और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के मुद्दों पर हो रही है चर्चा। साथ ही G20 नेताओं की शिखर बैठक में अपनाई गई घोषणाओं के दस्तावेज पर हो रहा है विचार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को 2 बहुउद्देशीय माइक्रो सिंचाई परियोजनाएं जनता को करेंगे समर्पित। निमाड़ के 2 जिलों की 1,23,440 एकड़ के सिंचित क्षेत्र में होगी वृद्धि। खरगोन के 24,850 और बड़वानी जिले के 24,573 किसानों के सपने होंगे पूरे। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला 16 जुलाई को 95वें स्थापना और प्रौद्योगिकी दिवस का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और शोभा करंदलाजे भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। कृषि में नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिए 40 चयनित प्रौद्योगिकियों को भी जारी किया जाएगा और डेवलपर्स को मान्यता भी मिलेगी। ये कार्यक्रम 16 से 18 जुलाई 2023 तक डॉक्टर सी सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम NASC कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया जाएगा। ICAR हर साल 16 जुलाई को अपना स्थापना दिवस मनाता है और इस वर्ष से इसे स्थापना एवं प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में भी मनाने का निर्णय लिया गया है। ICAR भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के तहत एक स्वायत्त संगठन है। ये संगठन पूरे देश में बागवानी, मत्स्य पालन और पशु विज्ञान सहित कृषि में अनुसंधान और शिक्षा के समन्वय, मार्गदर्शन और प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाय है। देश भर में फैले 113 ICAR संस्थान और 75 कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान के क्षेत्रों में अनुसंधान करने में लगे हुए हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने शुक्रवार को तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले की कोवलम पंचायत में मैंग्रोव वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने सरकार की मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम यानी मिष्टी योजना के भाग के रूप में वृक्षारोपण अभियान का नेतृत्व किया, जिसमें छात्रों सहित 100 से अधिक लोगों ने भाग लिया। वृक्षारोपण अभियान मैंग्रोव पर विशेष ध्यान देने के साथ वर्तमान में जारी हरियाली महोत्सव का भी एक अंग है। इस अवसर पर यादव ने कहा कि लोगों को तटीय क्षेत्रों के स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाने के लिए विशेष रूप से मैंग्रोव के लिए वृक्षारोपण अभियान में भागीदारी करनी चाहिए। वृक्षारोपण अभियान के दौरान यादव ने कहा कि तमिलनाडु देश में 1076 किलोमीटर की दूसरी सबसे लंबी तटरेखा से संपन्न है। साथ ही तमिलनाडु की तटरेखा चक्रवात और तूफान जैसी बार बार आने वाली प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील है। मैंग्रोव वनों ने तटीय क्षेत्रों में बायोशील के रूप में काम किया है और विशेष रूप से मछुआरों और स्थानीय समुदायों के जीवन में और आजीविका को बचाने में सहायता भी प्रदान की है। उन्होंने कहा कि इसलिए तट और तटीय समुदाय की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मैंग्रोव के पारिस्थितिक स्वास्थ्य को बढ़ाना जरूरी है।
उपज के बेहतर भाव के लिए, तकनीक की बेहतर जानकारी के लिए, किसान की समृद्धि के लिए, खेत खलिहान से मंडी बाजार तक हर जानकारी के लिए मंडी.com। डीडी किसान पर हर रविवार सुबह 8 बजे और शाम 5 बजे। फसलों की भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। आज़ादी के इस समारोह में हमारा उद्देश्य केवल उन नायकों के बारे में ही बताना नहीं है जो गांधी जी के नायकों के बारे में भी बताना चाहते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहते हैं जिन्होंने गांधी जी के सैकड़ों साल पहले से इस देश में जगह जगह अपनी आज़ादी को बचाने के लिए संघर्ष किया। ये चिता की अग्नि भले ही बुझ जाएगी, पर मेरे हृदय में जल रही प्रतिशोध की अग्नि तब तक नहीं बुझेगी जब तक मैं इन अंग्रेजों को खाक में न मिला दूं। मुट्ठी भर अंग्रेज और हमारे विशाल देश पर राज करने का स्वप्न देखते हैं, पर हम इनके स्वप्न को चकनाचूर कर देंगे। लोहे का सीना रखने वाले योद्धा तोपों से नहीं डरते। इस श्रृंखला में दर्शकों को हम जो भारत का स्वाधीनता का स्वराज का जो संग्राम है जो 450 वर्षों का है उसको 3 चरणों में हम दिखाएंगे। दर्शकों को बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारी स्वाधीनता या स्वतंत्रता के बारे में नहीं पता है। जब तक मैं इन दुष्टों से अपना राज्य वापस नहीं ले लेती, मैं चैन की सांस नहीं लूंगी। ये तो शिवाजी है, इनका संहार करना ही होगा अपनी मातृभूमि के लिए, स्वराज के लिए। ये सीरियल एक साधारण मनोरंजक सीरियल ही नहीं है। इस सीरियल में जो बातें कही गई हैं, जो दृश्य दर्शाए गए हैं, जिन नायकों के बारे में बताया गया है, उन नायकों के बारे में जो तथ्य दिए गए हैं, वो तथ्य और भी जगहों पर, कहीं म्यूज़ियम में, कहीं लाइब्रेरीज में
कहीं महत्वपूर्ण पुस्तकों में और टुकड़ों में हर जगह मौजूद है। हमने केवल उसे संकलित करके आपके सामने समग्र रूप से पेश किया है। मुर्गी पालन से होगा फायदा, कम लागत में अधिक मुनाफा। कैसे करें व्यावसायिक मुर्गी पालन की शुरुआत? कृषि विशेष में इस बार आप देखिए मुर्गी पालन और उसके व्यवसाय के बारे में एक विस्तृत जानकारी इस बुधवार शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण अगले दिन गुरुवार 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। क्या है मृदा स्वास्थ्य कार्ड? मृदा स्वास्थ्य कार्ड एक प्रिंटेड रिपोर्ट है। इसे किसान को उसकी हर जोत के लिए दिया जाता है। मिट्टी की जांच के बाद तैयार किया जाता है स्वास्थ्य कार्ड। कार्ड में खेत की मिट्टी की पूरी जानकारी लिखी। पूरा भारत जान गया अरविंद केजरीवाल घोटालेबाज है। अब ये भी सामने आ गया है कि ये बड़े बहानेबाज हैं। बहानेबाज क्यों कहा जा रहा है, ये समझने की आवश्यकता है। बहुत दुख होता है कि अगर एलजी साहब अपना काम कर रहे हैं, केंद्र की सरकार के साथ समन्वय बैठा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की उपस्थिति में अरविंद केजरीवाल सरकार के मंत्री ही दोषारोपण करते हैं और एनडीआरएफ को भी नहीं बख्शते हैं और अरविंद केजरीवाल चुप रहते हैं। आज ये पूछा जाएगा, अरविंद केजरीवाल जी, आप जब कोविड महामारी ने पूरे भारत को और विश्व को अपनी चपेट में लिया और दिल्ली में नागरिक ऑक्सीजन सिलेंडर मांग रहे थे, अस्पताल में बेड की सुविधा हो, ये रुपए किलो टमाटर बिक रहा है और किन बड़े शहरों में ये टमाटर अब कम दामों पर उपलब्ध होगा? हमारा ये प्रयास है कि हम दिल्ली और एनसीआर के अंदर 90 रुपए प्रति व्यक्ति हम प्रति किलो हम टमाटर बेचें और प्रति व्यक्ति हम 2 किलो से ऊपर हम टमाटर किसी को नहीं बेच रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को इसका फायदा हो सके। यूपी और राजस्थान में हम शनिवार से हमारे सेंटर्स खुलने वाले हैं। हम शनिवार से शुरू करने का हमारा प्रयास है। राजस्थान के अंदर भी हम उनके मुख्य शहरों के अंदर हम शुरू करेंगे शनिवार से। आइए कुछ उपभोक्ताओं से भी बात करते हैं, कुछ गृहिणियों से बात करते हैं। बहुत ज्यादा हाई प्राइसेस था, तो आज थोड़ा रिलीफ हो रहा है कि अगर यहाँ पे मिल रहे 2 किलो भी मिल रहे हैं तो अच्छी बात है, तो हम ले रहे हैं। 2 किलो ही इनफ है। जहाँ एक टमाटर डालने में प्रॉब्लम होती है, आप थोड़ा डाल सकते हैं, तो सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। हमारा जो ये फर्स्ट ट्रक लोड है 17,000 kg आज आया है, ऑलमोस्ट ख़त्म भी हो चुका है। हमारे ये उम्मीद था कि शाम तक हम करेंगे और जगह चले जाएंगे, लेकिन डिमांड इतना ज़्यादा था हम नहीं कर पाया। केंद्र सरकार से जो ये राहत मिली है, टमाटर के दाम अब कम होने की उम्मीद है कि उपभोक्ताओं की जेब पर अब कुछ राहत मिलेगी। कैमरामैन कुलदीप शर्मा के साथ मैं भावना नैयर, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आइए बात करते हैं मंडी भाव की, देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों में भाव। कृषि उपज मंडियों में मक्का का कारोबार तेजी के साथ हुआ। कोटा, जम्बूसर और अलीगढ़ मंडी में इसके भाव चढ़े, जबकि हाथरस मंडी में भाव लुढ़के। एग मार्केट के अनुसार राजस्थान की कोटा मंडी में 13 जुलाई को मक्का का भाव 1900 रुपए था। 14 जुलाई को इसके बाद सौदे 150 रुपए मजबूत होकर 2050 रुपए क्विंटल पर हुए। इसी तरह गुजरात की जम्बूसर मंडी में भी बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 13 जुलाई को मक्का का भाव 1900 रुपए था। 14 जुलाई को इसमें 100 रुपए की तेजी आई और भाव 2000 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भी बढ़त का सिलसिला जारी रहा। यहाँ भी 13 जुलाई को मक्का का भाव 2000 रुपए था, जो कि 14 जुलाई को 10 रुपए चढ़कर 2010 रुपए क्विंटल हो गया।
जबकि राज्य की ही हाथरस मंडी की बात करें तो यहाँ पीली मक्का का कारोबार कमजोरी के साथ हुआ। 13 जुलाई को यहाँ पीली मक्का का भाव 2000 रुपए था, जो 14 जुलाई को 50 रुपए गिरकर 1950 रुपए क्विंटल रह गया। इस साल मक्का की रिकॉर्ड पैदावार देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में मक्का की उपज 359.13 लाख टन हो सकती है, जो पिछले साल की 337.30 लाख टन की तुलना में काफी अधिक है। कृषि उपज मंडियों में मसूर के सौदे मिले जुले रुख के साथ हुए, यानी कुछ मंडियों में भाव चढ़े तो कुछ में उतरे। एग मार्क नेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 13 जुलाई को इसका भाव 7,100 रुपए था, जो 14 जुलाई को 50 रुपए गिरकर 7,050 रुपए क्विंटल पर रह गया। जबकि यहीं की लखीमपुर मंडी में मसूर का कारोबार मामूली तेजी के साथ हुआ। 13 जुलाई को यहाँ इसका भाव 6,785 रुपए था, जो 14 जुलाई को 5 रुपए बढ़कर 6,790 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में भी बढ़त का सिलसिला रहा। यहाँ 13 जुलाई को मसूर का भाव 6,895 रुपए रहा। 14 जुलाई को इसमें 5 रुपए की मामूली तेजी आई और भाव 6,900 रुपए क्विंटल पर पहुँच गया। जबकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में मसूर का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ बीते 2 दिन यानी 13 और 14 जुलाई को मसूर 7,400 रुपए क्विंटल के भाव पर बिकी। दूसरी ओर घरेलू स्तर पर इस साल मसूर की रिकॉर्ड पैदावार हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मसूर की उपज 15,80,000 टन रहेगी, जबकि साल 2021-22 में ये आंकड़ा 12,69,000 टन था। यानी इस बार मसूर की उपज में 3,11,000 टन की बढ़ोतरी का अनुमान है। बात दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की भी रिकॉर्ड पैदावार का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275,04,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273,02,000 टन की तुलना में 2.02 लाख टन अधिक है। और आइए अब बात करेंगे मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। कर्नाटक के किसान उड़द की फसल को तना मक्खी के संक्रमण से बचाने के लिए थाइमेक्सोम या इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव करें। कर्नाटक के किसान यदि सूरजमुखी की बुआई जून-जुलाई में कर रहे हैं तो ऐसे में इसकी RSSH 1887 जैसी किस्मों की बुआई करें। कर्नाटक में आम, अमरूद, चीकू और अनार जैसे फलों की बुआई की जा सकती है। कर्नाटक में सोयाबीन की फसल को खरपतवार से बचाने के उपाय कर लें। पहले से बोई हुई सोयाबीन की फसल में यहाँ के किसान सूक्ष्म पोषक तत्वों का छिड़काव कर लें। कर्नाटक में पर्याप्त वर्षा की स्थिति में मक्का की नई फसल बोई जा सकती है। वहीं यहाँ पहले से बोई हुई मक्का की विशेष देखभाल करें। इसमें खरपतवार नियंत्रण के उपाय कर लें। साथ ही मक्के की फसल को फौलाद में वाम से बचाने के लिए नीम के बीज की गिरी के अर्क का छिड़काव करें। कर्नाटक में अरहर की विभिन्न किस्मों जैसे बियाजी 3, बियाजी 4 और बियाजी 5 की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले इनके बीजों को राइजोबियम से उपचारित कर लें। केरल में काली मिर्च के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था कर लें। इनके खेतों में जहां कहीं अगर पानी भरा हो तो उसमें मिट्टी चढ़ाने का काम भी कर लें। केरल में सुपारी की खेती कर रहे किसान अभी इसमें उर्वरक और कीटनाशक न डालें। साथ ही यहाँ नारियल को काली सड़न रोग के प्रबंधन के लिए बोडो मिश्रण का प्रयोग करें।
उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और आइए अब देखते हैं कुछ और खबरें। खास खबर में फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन ने पेरिस के लोवरे संग्रहालय में प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। फ्रांस के राष्ट्रपति और प्रथम महिला ब्रिजिट मैक्रोन ने पीएम मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने न केवल दोनों देशों के कल्याण में बल्कि विश्व शांति और सुरक्षा में भी योगदान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस का सफल दौरा संपन्न करके संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे हैं। भारत यूएई दोस्ती को और भी मजबूत करने की दिशा में पीएम के इस दौरे को अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात की आधिकारिक यात्रा पर हैं। उनकी इस यात्रा से पहले कल दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रंग प्रदर्शित किए। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक बनाए गए हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री को मध्य प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक नियुक्त किया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से 15 गांवों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई है। सड़कों पर पानी की तेज धारा बहती हुई दिखाई दी। विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता पर सुझाव देने की समय सीमा 2 सप्ताह बढ़ा दी है। कमीशन ने राय देने की अंतिम तिथि अब 28 जुलाई तय कर दी है। राजधानी नई दिल्ली में क्रिएटिव इकोनॉमिक फोरम द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान देश की संस्कृति विधा से कई हस्तियां उपस्थित रहीं। क्रिएटिव इकोनॉमिक फोरम के तहत एक पुस्तक का भी विमोचन किया गया। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर की डल झील की सफाई का काम तेजी से जारी है। सफाई के दौरान डल में मौजूद अवांछित पौधों और कचरे को निकालकर झील का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। इस सफाई के बाद डल में वापस पर्यटकों का आना जारी है। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।